हे गाइस, वेलकम टू गाइडली। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में हम लोग कुछ 15 क्वेश्चन करेंगे, जहां पे मैं आपको एक मंथ बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा और एक सर्कुलर अरेंजमेंट कराऊंगा और आपका एक अल्फा न्यूमेरिक रहेगा टॉपिक। तो ये जो टॉपिक देख रहे हो ये थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको स्पीड चेक करनी है अपनी, ठीक है ना। बस क्वेश्चन देखा टिक किया, क्वेश्चन देखा टिक किया। चलो अब मंथ बेस्ड वाले क्वेश्चन जो आपके सामने सबसे पहले है गाइस, इस क्वेश्चन में अगर हम एक बार बताएं, एक पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट है, अगर आपने उस पॉइंट को समझ लिया तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लेवल का हो जाएगा। और सर्कुलर अरेंजमेंट जो है ये तो इजी है ही, मज़ा आएगा इसको करने में। तो देखो, अगर मैं आपको ये एज्यूम करते हुए बताऊं कि आपको वो पॉइंट जल्दी समझ में आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन में जो टाइम लगना चाहिए मात्र 2 मिनट। और अगर आपने वो पॉइंट नहीं देखा, उसको नज़रअंदाज किया, तो वो आपको लग जाएगा इस 2 मिनट का 3 गुना 6-7 मिनट का हो लग जाए। इस क्वेश्चन को बस करते ले जाओगे, पॉसिबिलिटी बनाओगे, फिर मन करेगा कि यार ये तो ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। तो पहले इस पॉइंट को समझते हैं, ठीक है ना। कहता क्या है कि देयर आर 7 मेंबर्स अटेंडिंग द सेमिनार ऑन 3 डिफरेंट मंथ, दैट इज जनवरी, अप्रैल एंड जून। जनवरी, अप्रैल एंड जून। द सेमिनार शुड बी हेल्ड 3 डेज। ये हमारी डेज हैं। सबसे पहले क्या बनाओगे अपनी कॉपी में? एक स्ट्रक्चर बनाओगे फटाक से। जनवरी 5, 9 और 20। फिर अप्रैल 5, 9, 20। फिर जून। तो एक चीज देखने को मिल रही है यहाँ पे, दिमाग में कुछ चीज स्ट्राइक करनी चाहिए ना। जैसे ही बनता ना डायग्राम, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए। दिमाग में सर क्या स्ट्राइक करना चाहिए समझ में नहीं आया। अरे भाई देखो, टोटल डेट्स जो बच रही हैं वो मेरे पास कितनी आ रही हैं, देखो ध्यान से, 9 आ रही हैं। आ रही कि नहीं आ रही? देखो सर 9 आ रही है बिल्कुल। और पर्सन कितने सेट हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं, सॉरी 7 हो रहे हैं। तो मतलब 2 कितने होंगे? 2 दिन ऐसी होंगी, 2 डेट्स ऐसी होंगी जहां पे सेमिनार नहीं होगा। देयर इज ओनली 1 सेमिनार, देयर इज ओनली, यही मेरा लाइन कहने का मतलब था कि इस पॉइंट को समझो। देयर इज, यहाँ पर ऐसा एक सेमिनार है जो कि 1 ऑफ द मंथ होगा। मतलब किसी एक मंथ में, मुझे नहीं मालूम अप्रैल में, मुझे नहीं मालूम जैन में, मुझे नहीं मालूम जून में, किसी मंथ में एक ही पर्सन, मतलब एक ही सेमिनार होगा। बाकी के सेमिनार में क्या होगा? कोई भी सेमिनार नहीं होगा, नो सेमिनार। पी अटेंड द सेमिनार आफ्टर एम, एम के बाद ही पी हो रहा है। क्यू अटेंड द सेमिनार ऑन द मंथ विच हैज 30 डेज, दैट इज क्यू जो है आपका सेमिनार जो अटेंड कर रहा है वो कौन कौन से होना चाहिए? या तो वो अप्रैल होगा या तो वो फिर जून होगा। समझ में आ रहा है? अप्रैल होगा या फिर जून होगा, पर कौन सा नहीं मालूम। अप्रैल होगा या फिर जून होगा, नहीं मालूम। एल अटेंड द सेमिनार ऑन जनवरी बट नॉट ऑन इवन नंबर डे। तो मतलब एल तो जाएगा जनवरी में, पर इवन में नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स या तो 5 या तो 9। एन अटेंड द सेमिनार ऑन 5th ऑफ द मंथ विच हैव 30 डेज। एन जो है 5 तारीख को कर रहा है, पर क्या, कौन से मंथ में? या तो अप्रैल में या तो जून में। क्लियर है? नो सेमिनार शेड्यूल बिफोर एंड आफ्टर क्यू। तो मतलब क्यू से पहले और क्यू के तुरंत बाद नो सेमिनार, कोई भी सेमिनार नहीं होना चाहिए। समझना यहाँ पे, समझना यहाँ पे कि हो क्या रहा है, ठीक? समझो, ये कह रहे हैं आगे, देयर इज ओनली 1 पर्सन अटेंडिंग द सेमिनार बिटवीन एन एंड ओ। तो ये समझो एन और ओ, कंसेप्ट समझो। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था, एन, ये रहा एक पर्सन, ये रहा नो सेमिनार, और यहाँ पे ओ। तो यहाँ पे अभी तो 1 पर्सन सेमिनार अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? समझ में आया? इसे मैंने 1 करके इस तरीके से लिखा है। देयर आर 4 डेट। अब यहाँ पे पर्सन सेमिनार हो या ना हो, पर यहाँ पे 4 डेट का गैप होना चाहिए। किसके बीच में? बिटवीन एम एंड पी के बीच में। ओ अटेंड द सेमिनार 1 ऑफ द मंथ आफ्टर एन, एन के बाद ही ओ आएगा। आर डज नॉट अटेंड द सेमिनार ऑन विच इज ए स्क्वायर ऑफ नंबर, दैट इज आर should not be in the date of 9.
कि 9 तारीख को नहीं होना चाहिए। बस ये बातें हमको बोली गई। अब यहाँ पे छोटी छोटी बातें ये बोली गई हैं कि अगर ऐसी बात कहा है कि किसी एक महीने में, किसी एक महीना एक ऐसा महीना है जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन कर रहा है अटेंड, समझ रहे हो यहाँ पे चीज़ों को, सिर्फ एक ही सेमिनार हो रहा है उस मंथ में, तो या तो वो अप्रैल होगा या तो वो जून होगा। रीज़न उसके पीछे क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि आगे और पीछे मतलब तुरंत पहले और तुरंत बाद 9 सेमिनार हो रहा है। तो मन में डाउट आएगा कि सर हम क्यू को एंड में रख सकते थे और यहाँ पे 9 सेमिनार कर देते। क्यू के बाद कोई भी सेमिनार नहीं है, क्यू के बाद कोई भी सेमिनार नहीं है। क्यों? क्यू के बाद कोई सेमिनार नहीं है और क्यू के पहले भी कोई सेमिनार नहीं। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी मत करना। कहा है कि हाँ, उसका कहोगे सर यहाँ पे आप ऐसा भी तो कर सकते कि ये लो हो गया इस तरीके से। भाई क्यू के तुरंत बाद ऐसे कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? जवाब तो यही रहेगा ना कि हाँ सर ऐसे हम कर सकते थे। लेकिन क्यू के तुरंत बाद तो बाय डिफॉल्ट आ ही रहा है कि कोई भी सेमिनार नहीं हो रहा है। समझ रहे हो यहाँ पे? क्योंकि तुरंत बाद तो कोई भी बाय डिफॉल्ट सेमिनार हो ही नहीं रहा है, तो हम ये वाला मेथड तो कंसिडर कर ही नहीं सकते ना। चलो अगर हम आपके हिसाब से चलते हैं कि भाई चलो ठीक है, हमने कंसिडर कर भी लिया, तो हमने कहा कि एन जो है 5 जून को होगा या फिर 5 अप्रैल को होगा। तो जून को तो हो नहीं सकता, अप्रैल में आएगा एन यहाँ पे, ठीक है। एन के बाद ओ आ जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो चीज़ों को? एन के बाद ओ आ जाएगा, एन के एक भाई। अब सर आपने यहाँ पे अरे वो 9 सेमिनार वाला क्यों नहीं कंसिडर किया जो आपने समझाया? अरे ऑलरेडी जब 2 सेमिनार एक साथ आ चुके हैं और एक ऐसा मंथ था जहाँ पे सिर्फ एक ही सेमिनार होना था, दैट इज क्यू होना था, वो भी आपका जून हुआ वैसा मंथ। अब आप एक बात बताओ, क्या मैं एम के नीचे पी डाल के 4 डेट लिख सकता हूँ? एम 1 2 3 4 नहीं, एम 1 2 3 4 नहीं, एम 1 2 3 4। क्या मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ पी को? नहीं लिख पा रहा हूँ। तो इसका मतलब कंसिडर करेंगे क्या? अब हमको कंफर्म हो गया है क्यू आपका या तो अप्रैल या तो जून में जाएगा, या तो अप्रैल या तो जून में जाएगा। तो जैसे ही मैंने कहा कि तो यहाँ पे 9 सेमिनार है और यहाँ पे 9 सेमिनार है, तो 9 सेमिनार, तो क्यू के तुरंत बाद और क्यू के तुरंत पहले कोई भी सेमिनार नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब मेरा डाउट होगा सर एन जो होगा 5 जून को तो नहीं होगा, 5 अप्रैल को होगा। यहाँ पे 5 अप्रैल को नहीं होगा सर, तो 5 जून को होगा। और ओ यहाँ आएगा, एक गैप देखिए ओ यहाँ आएगा। यहाँ पे कोई ना कोई तो पर्सन होगा, मुझे नहीं मालूम कौन सा पर्सन है, बट ऐसा केस बनेगा। अगर एम को यहाँ तो 1 2 3 4 का गैप देखिए पी नहीं लिख पाते। एम यहाँ रखे होते 1 2 3 4 का गैप देखिए पी नहीं लिख पाते। एम को यहाँ लिखे होते 1 2 3 4 का गैप होते पी, एम यहाँ पे भी नहीं लिख पाते। एम को यहाँ लिखे होते तो 1 2 3 4 कहीं नहीं लिख पा रहे हैं एम और पी की वाली कंडीशन। तो मतलब ये वाला क्वेश्चन मेरा सही है, मतलब ये वाला जो भी मैं बना रहा हूँ ये मेरा कहीं ना कहीं सही है। अब मैं इसके यहाँ पे बात करूँ अगर, तो आपका एम के लिए पोजीशन तो नहीं, एन के लिए तो फिक्स हो गई है, क्यू के लिए हो गई है। एम के लिए देखते हैं कि एम को हम कहाँ रख सकते हैं। अगर एम को यहाँ तो 1 2 3 4 करके यहाँ पे नहीं आता। एम को यहाँ रखिए तो 1 2 3 4 करके पी नहीं आता। एम कन्फर्म ये हो जाएगा 1 2 3 4 करके पी कन्फर्म यहाँ आ जाएगा। अब आपका आता है आर और एल। तो आर जो है 9 तारीख को तो हो नहीं सकता, तो आर यहाँ नहीं आएगा, आर यहाँ हो जाएगा, एल यहाँ आएगा। एल होना भी था क्या जनवरी में 5 या 9 को होना था, तो ये एल जो है बाय डिफॉल्ट 9 को जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। समझ में आया अब कि मैं क्या बताने वाला था, क्या मेन इंपॉर्टेंट लाइन थी यहाँ पे, कि यहाँ पे कोई एक ऐसा महीना है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सेमिनार हो रहा है। तो वो वाली लाइन को सेटिस्फाई करने के लिए अप्रैल एक ऐसा महीना है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सेमिनार हो रहा है, दैट इज क्यू। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, कमेंट करके बताओ। मैं कमेंट पूछूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2, या मत देखो, मैं तो कह रहा हूँ मत देखो तुम, ठीक है, कम से कम यार कमेंट तो कर दो आंसर। तुमने कॉपी में किया, यही मेरे लिए बहुत है कि तुमने अपनी कॉपी में कर लिया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को
कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। अब आपके सामने आता है सर्कुलर अरेंजमेंट, जहाँ पे 7 मेंबर है। तो याद रखिए एक चीज़ यहाँ पे दिमाग में स्टोर कि जब भी ऑड नंबर ऑफ पर्सन की सिटिंग अरेंजमेंट होगी सर्कुलर में, तो कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इस पर्सन के अपोजिट में कौन है, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है। हम अपोजिट तभी निकाल सकते हैं जब इवन नंबर ऑफ पर्सन बैठेंगे। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, 7 पर्सन है, ये तो 8 बना दिया सर आपने, ये लीजिए मैंने बनाया 7 बना दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कहता क्या है कि सम ऑफ देम पर्सन फेसिंग इनसाइड एंड सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड। अगर देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आपने एग्जाम में देखोगे ना, तो आप लोग इसमें टाइम बहुत इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है ना, और फिर एट द एंड नहीं बनी, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको आप लोग नज़रअंदाज कर देते हो। यही आपकी गलतियां, यही गलतियों को यहाँ पे प्री की क्लास में आपको यहाँ पे सुधारना है, ठीक है। देखो क्या बोलता है कि टी फेसेस आउटसाइड, मुझे मालूम चल गया कि टी का जो फेस है वो आउटसाइड है। डब्ल्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू। अब देखो टी से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड पॉइंट दिए, वी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ यू एंड डब्ल्यू एक्स एंड वी आर फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, टी से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले एक्स को रखा एक बार इनसाइड और एक बार एक्स को रखा एक बार आउटसाइड। तो जो टी है वो सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट है, तो 1 2 3 टी यहाँ आ जाएगा, और टी का फेस क्या है, आउटसाइड है, जैसा कि मुझे यहाँ पे पहले बताया है। तो 1 2 का गैप देखिए, टी यहाँ आ जाएगा, आपका टी आपका फेस क्या है, आउटसाइड है। और क्या बातें बोली गई थी इस चीज को देखते हैं। बोला ये गया कि टी सिट्स टू द एक्स एंड यू फेसेस सेम डायरेक्शन। अच्छा, तो यू की ही बात बोली गई, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। कौन, टी जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू है, और यू और एक्स का सेम डायरेक्शन, मतलब अगर इसकी बात करें तो यू इनसाइड होना चाहिए, इसकी बात करें तो यू आपका फेसिंग आउटसाइड होना चाहिए। तो अगर यू इनसाइड करना है और यू के सेकंड लेफ्ट में मुझे टी को बताना, तो यू मेरा अल्टीमेटली यहीं आएगा, और 1 2 करके सेकंड है, तो यू मेरा यहाँ आएगा और फेसिंग आउटसाइड होगा, क्योंकि यू और एक्स की सेम डायरेक्शन थी। यू के सेकंड लेफ्ट में मुझे टी को लिखना है। अच्छा, एक्स एंड यू, अच्छा नेबर ऑफ वाई, जेड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू द वन हु सिट टू द लेफ्ट ऑफ यू, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, ओके। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे चीज़ों को समझो। W6 सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, तो यू ये रखे हो, W किधर जाएगा, सेकेंड राइट में, यू ये रखे हो सेकेंड राइट में, W कहाँ जाएगा, ये जाएगा। कहता है V इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ U एंड W, ये भी यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, V यहाँ आएगा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, V यहाँ आ जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए। V सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Z, एक का गैप देके Z आएगा नहीं, एक का गैप देके Z यहाँ आ जाएगा। तो V सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Z, तो अगर इसको मुझे सेकंड देना है तो Z का फेस आउटसाइड, एक का गैप देके Z, एक का गैप देके Z, एक का गैप देके Z, और Z के सेकंड में बनाना है तो मैं इसको दूंगा इनसाइड, तभी जाके Z। V सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Z है, यहाँ पे सेकंड टू द राइट ऑफ Z। अब एक ही पर्सन बचा, दैट इज Y। बोला ये भी था कि मोर देन 4 पर्सन फेसिंग जो है आउटसाइड है, मोर देन 4 पर्सन फेसिंग हमारे क्या है, आउटसाइड है, समझना यहाँ पे। तो अगर हम इसकी बात करें तो 1 2 आपके तो इनसाइड है और 2 आपके आउटसाइड है, सॉरी 2 आपके आउटसाइड है, 2 इनसाइड है, ठीक है भैया। चलो अब और क्या हो सकता है कि x एंड u फेसेस सेम डायरेक्शन, ये भी हमने कर दिया है। x एंड v फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, तो x आपका अगर इनसाइड है तो v आपका क्या करेंगे, आउटसाइड करेंगे। और ये बात बोलती है कि y के अपोजिट में जो होंगे वो y के नेबर जो है अपोजिट डायरेक्शन में किए हैं, तो ये आपके इनसाइड हो जाएंगे, ये आपका इनसाइड हो जाएगा। और क्या बातें हो सकती हैं, x का इनसाइड हो गया, u भी हो गया, अच्छा ओके, कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने, एक बार देख लेते हैं कि Z फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U। समझना यहाँ पे Z फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, समझो Z फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, Z उसके अपोजिट में है जो बैठा है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U, U ये रखा है, तो सेकंड टू द लेफ्ट मतलब T,
टी के रिस्पेक्ट में z जो है मेरा इनसाइड होना चाहिए, केस रिजेक्टेड, कोई मिस्टेक नहीं की थी। u के सेकेंड लेफ्ट में t, तो t के रिस्पेक्ट में z की डायरेक्शन अपोजिट में होनी चाहिए, दैट इज t और z हमारे अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर t आउटसाइड है तो z इनसाइड करेगा। यहाँ पे देखते हैं u के सेकेंड लेफ्ट में अगर t आउटसाइड है तो z इनसाइड करेगा। बिल्कुल शानदार बात बोली, यहाँ पे ये भी सही है। x एंड v फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, तो अगर x आपका आउटसाइड हो तो v आपका इनसाइड होगा, और अगर v आपका इनसाइड होगा तो w आपका डेफिनेटली आउटसाइड होगा। तो मोर देन 4% फेसिंग आउटसाइड है, तो 1 2 3 4 5 हो गया है। मोर देन y का क्या डायरेक्शन आएगा, क्या y का क्या आएगा, एक बार देख लेते हैं। y के लिए क्या डायरेक्शन निकालेंगे, नेबर ऑफ y फेस अपोजिट डायरेक्शन, डन है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ y की डायरेक्शन अगर देखूँ तो y के बारे में क्या बोला गया था ये पहचान लेते हैं। t फेसेस w से सेकंड टू द राइट ऑफ u, ओके, v इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ x एंड v फेसेस t से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ x एंड ये x एंड u नेबर ऑफ ये z फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू द वन, v से सेकंड, मोर देन 4% आर फेसिंग आउटसाइड। तो यहाँ पे आपका होगा कि कितने लोग आउटसाइड हैं, पहले ये देख लेते हैं कि एक आपका आउटसाइड है, 2 आपका आउटसाइड है, 3 आपका आउटसाइड है, 4 आपका आउटसाइड। तो बोला है मोर देन 4%, तो 4 भी नहीं ना, मोर देन 4%, तो वाई भी आपका क्या होगा, आउटसाइड होगा। तब जाके आपका मोर देन 4% आपके क्या होंगे, आउटसाइड होंगे। ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। अब इसको हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन z एंड w व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ z, तो z है, z के काउंट से लेफ्ट करना है, तो z और w के बीच में एक यही दोनों पर्सन बैठे हैं। ऑप्शन नंबर 2। हु अमंग द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द राइट ऑफ u, थर्ड टू द राइट ऑफ u, ये है तो 1 2 3 y आपका होगा आंसर, क्योंकि क्लॉकवाइज जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी। तो जाकर ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 कमेंट करके बताना जरा। हाउ मेनी मेंबर आर फेसिंग आउटसाइड द सर्कल, 5 है टोटल, ठीक है ना। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे अल्फान्यूमेरिक पे। अब ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, समझो यहाँ पे कह क्या रहा है कि हाउ मेनी सच नंबर्स, यहाँ पे नंबर्स बताओ इन द अबव विच इज प्रीसीडेड बाय सिंबल, प्रीसीडेड मतलब यहाँ पे सिंबल आना चाहिए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, मतलब बेस आपका ये है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में प्रीसीडेड आपका सिंबल आना चाहिए, और इसी के रिस्पेक्ट में हमारा फॉलोड क्या आना चाहिए, एक और नंबर आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हो गया 2 नंबर एक साथ होंगे, तो यहाँ पे 2 नंबर एक साथ दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 नंबर एक साथ दिख रहे हैं, पर इस नंबर के तुरंत पहले क्या है, सिंबल है जो कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इस नंबर के तुरंत पहले क्या है, प्रीसीडेड आपका एक और आपका करेक्टर है, मतलब लेटर है, तो मतलब ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 9 ऑफ द एलिमेंट विच इज 9th फ्रॉम द राइट एंड। तो जब भी देखो थर्ड दिख रहा है, 9th दिख रहा है, तो 9 + 3 कर दो 12। क्यों प्लस क्यों किया सर, माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट दिखा और यहाँ पे राइट दिखा, लेफ्ट प्लस राइट एडिशन होगा, लेफ्ट लेफ्ट तो माइनस होगा, या राइट राइट तो माइनस हो जाएगा। सर 12th एलिमेंट को निकालना, पर किस एंड से, राइट एंड से निकालना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपका आ जाएगा एस, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, यही पूछा था ना, एक बार देख लेते हैं। Which of the element is third to the left of the element which is 9th from the right end, ठीक है। तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दैट इज एस, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। Which of the following makes first element is exactly between second to the second and third element। तो second आपका यहाँ पे और third element क्या है, C और U को फोकस करूंगा मैं और देखूंगा क्या C और U के exactly between में D आ रहा है क्या। तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ और C और U को देखो, C ये रखा है और आपका U ये रखा है, तो क्या D मेरा exactly between में, C और U के बीच में देखो 2 एलिमेंट हैं, तो D और U के बीच में भी 2 एलिमेंट होने चाहिए, जो कि यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। इस तरीके से मुझे कंपैरिजन करना है, तो मतलब मेरा आंसर क्या होगा, आपका ये भी नहीं होगा, IJM भी नहीं होगा। देख लेते हैं J और M, आपका J और M के बीच में
एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए जे और एम के बीच में, एग्जैक्टली बिटवीन में वो भी बोला है। तो जे कहाँ है और एम किधर, जे ये रहा है, एम ये रहा है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क आपका एग्जैक्टली बिटवीन में नहीं आ रहा है, तो इसलिए मेरा ये भी आंसर मेरा नहीं होगा। वाई और पी के बीच में एग्जैक्टली बिटवीन में हैश आना चाहिए, तो देखो वाई ये रहा और पी कहाँ है भाई, पी ये रहा, एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए, नहीं है क्योंकि इनके बीच में अगर 1% है तो इनके बीच में भी 1% होना चाहिए, पर 2% है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। आगे देखो, आगे देखेंगे, अब हम आगे देखें अगर हम, तो आपका ई और पी के बीच में देखते हैं, तो ई और पी के बीच में एग्जैक्टली बिटवीन 1 है क्या, ई यहाँ है, पी यहाँ है, और एग्जैक्टली बिटवीन 1, क्योंकि ई और 1 के बीच में आपका 1% है, 1 और पी के बीच में 1%, तो मेरा आंसर क्या है, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कहता है कि ऑल द नंबर्स हमारे रिमूव कर दिए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एलिमेंट इज एग्जैक्टली इन द मिडल। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि अगर मैंने नंबर्स को हटा दिया तो इनमें से देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट इज एग्जैक्टली इन द मिडल, तो ये मुझे देखना है कि इनमें से कौन सा पेयर आपका है। तो पहले एक बार नंबर्स हटा देते हैं पहले तो हम, ठीक है ना, नंबर्स हटाओ, ये हटा दिया, ये हटा दिया, सिर्फ नंबर्स को हटाओ, ठीक ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने टोटल एलिमेंट आ रहे हैं, यहाँ पे आपके आ रहे हैं 3, 2 5, 3 5 3 8, 1 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो एट द रेट और ए, एट द रेट और ए ये रहा, एट द रेट ये रहा, इससे इस तरफ इक्वल नंबर होना चाहिए और इसके इस तरफ हमारी क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरफ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो एग्जैक्टली बिटवीन में है भी नहीं, ये मेरे एलिमेंट एग्जैक्टली बिटवीन में है भी नहीं, ठीक है। अब एग्जैक्टली बिटवीन में देखो यार कैसे हो सकते हैं, किन्हीं 2 एलिमेंट को पकड़ो, तो मतलब अगर हम देखें कि टोटल 20 हैं, टोटल 20 हैं, तो अगर मैं कहूँ कि आपके 1 2 3 4 5 इस तरफ रख लिया मैंने, 1 2 3 4 5 मैंने इस तरफ रख लिया, तो 5 5 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गए। अब बचे हुए कितने हुए बीच में, बचे हुए कितने हैं, बचे हुए कितने हैं, 10 हैं। अब उन 10 को किस तरीके से डिवाइड करोगे, देखो 3 4 5 6 7 8 दिख रहे हैं यहाँ तो, और ये रहे 9, तो एक सेकेंड कुछ मिस्टेक हो रही है लग रहा है, रुक जाओ। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे नंबर्स को पहले हटा दो, ये नंबर हटा दिया, ये नंबर हटा दिया, हटा दिया 9 हटा दिया, 7 हटा दिया, और आपका तो देखो यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, हाँ वही मैं कहूँ यार, अगर 20 होते तो आप एग्जैक्टली बिटवीन तो चीज़ें निकाल ही नहीं सकते हो ना, हमेशा ऑड नंबर में ही आएगी एग्जैक्टली बिटवीन वाली चीज़ें। तो यहाँ 19 चीज़ें हैं, 19 हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 3 2 5 6 7 8 रखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 रखा। अब यहाँ पे आपके सामने 2 एलिमेंट ऐसे हैं, मतलब ये और ये बांट दिया इस तरफ, तो आपके ए और एस जो हैं एग्जैक्टली बिटवीन में हैं, ए और एस, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समझ में आ गया। ए और एस आपके एग्जैक्टली बिटवीन में है, कहने का मतलब ये हो गया था कि ए और एस को पकड़ो, अब इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड जितने एलिमेंट हैं वो बराबर होने चाहिए, समझ में आया, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे बराबर होने चाहिए, ठीक।
क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का आप कमेंट करके मुझे आंसर बताओ। ठीक है, चलो बताना कमेंट करके सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्या आपको इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट समझ में आ गया था कि केवल एक ऐसा पर्सन है जहाँ पे एक ही सेमिनार हो रहा है, मतलब सॉरी एक ऐसा महीना है जहाँ पे सिर्फ एक ही सेमिनार हो रहा है। ठीक है ना, चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल बहुत अच्छा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। मेंस में आपका जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ बॉक्स वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, तो ज़रूर मेंस की क्लास आ जाना। और फिर कल प्री के क्लास में भी ऐसे ही 15 क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी अच्छी क्लास होगी। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।